हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे या कुछ लोग अभी भी भर रहे होंगे। फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, 27 मार्च यानी 27 ऑफ मार्च 2024 ये आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। ठीक है, फॉर्म सबसे पहले आपका काम यही है, एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, कौन कौन से कोर्सेस के लिए आप देख रहे हो, इंटर में आपका कॉम्बिनेशन क्या है, किस कोर्स के लिए आप जाना चाह रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, अपनी फैमिली से परमिशन ले लीजिए। पता चला आपने देख लिया साउथ की कोई यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, कोलकाता में, बॉम्बे में, कहीं पे भी आपने देख लिया, अब बाद में आपकी फैमिली आपको उस जगह पे भेजने से हिचकिचाए, तो बेटर ये है कि आप अपने फैमिली के साथ मिलकर ये डिसीजन लीजिए कि अगर हम किसी अपने जहां पे भी जिस शहर में भी आप रह रहे हैं उसे किसी बाहर आउट ऑफ सिटी में जाते हैं तो फैमिली एग्री करती है कि नहीं, स्पेशली गर्ल्स के लिए भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करिए कौन से जोन में किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, उस यूनिवर्सिटी को सर्च आउट करिए, सीयूटी की वेबसाइट्स पे रेगुलर विजिट करने की कोशिश करिए कुछ दिनों तक, उस पर अपडेट्स आते रहेंगे। वहां पे वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस का कॉलम है, यूनिवर्सिटीज का कॉलम मिलेगा आपको मीनू सेक्शन में, वहां पे जाइए, यूनिवर्सिटीज पे जाइए, देखिए किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपके इंटर में जो सब्जेक्ट हैं, तो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कौन कौन सा कॉम्बिनेशन डोमेन सब्जेक्ट में ले रहा है, कहाँ पर लैंग्वेज जरूरी है या नहीं है, कहाँ पे जनरल टेस्ट जरूरी है या नहीं है। आज एक बच्ची ने मेरे से पूछा जैसे कि सर जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हैं और सपोज कीजिए वहां पे जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है और मैंने जनरल टेस्ट ले रखा है, तो क्या मैं वहां के लिए एलिजिबल नहीं हूँ? बिल्कुल आप एलिजिबल वहां के लिए रहोगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मिनिमम क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी की है, आपने अगर वो सब्जेक्ट अपने डोमेन सब्जेक्ट में लेके रखा है तो आप बिल्कुल आगे के लिए एलिजिबल, वहां के लिए तो एलिजिबल रहोगे ही रहोगे। साथ ही साथ अगर आपने एक्स्ट्रा ले रखा है, लैंग्वेज ले रखा है, जनरल टेस्ट रखा है या डोमेन में कोई और सब्जेक्ट भी ले रखा है साथ में, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज और बच्चों बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी जगह पे आपको लैंग्वेज और जीटी दोनों कंपलसरी नहीं है, केवल डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी है और आपने लैंग्वेज और जीटी जनरल टेस्ट दोनों ही ले रखा है तो आप वहां के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया आपको फिल करनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी की, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जाकर आप लोग फॉर्म फिल करिए। ठीक है, अच्छे से फॉर्म फिल करिए, जहां कोई डाउट आता है बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हो, किस कोर्स के लिए देख रहे हो, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हम अवेलेबल रहेंगे आपके साथ जहां पर आप कहेंगे। जैसे भी आप कहेंगे कि हाँ सर हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, मेरा इंटर में ये है तो मैं क्या ले सकता हूँ, क्या ले सकती हूँ, एवरीथिंग जो भी आपको डाउट होगा सब यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपने लेक्चर की। हमने यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स पहले बता दिया है। लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि मैथमेटिक्स में सिलेबस में कुछ पोर्शंस आपको बच्चों ऐसे मिले हैं जहां पर आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो डिलीटेड टॉपिक यहाँ पर है, सीयूईटी के एग्जाम में है। जैसे आपने जेई वगैरह का एग्जाम जो लोग दिए होंगे उनको भी ये फेस करना पड़ा होगा। ठीक है, और मैंने पेपर की स्कीम भी बताई है कि कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या क्या प्रोसीजर है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, सिलेबस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो के दे रखा है कि आप वहां पर जाइए और सिलेबस को डाउनलोड करिए। हमेशा ऑफिशियल सिलेबस, ऑफिशियल जानकारी पे ही भरोसा रखिए। बहुत एक ही चीज को सर्च आउट करने के लिए, जैसे कल एक बच्चे ने मेरे से कहा सर वही जो 500 और 600 का सब्जेक्ट फिलिंग का था हाई स्कूल में, तो मैं उसको अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे देख रहा था तो मेरे को अलग अलग जानकारी मिल रही थी। कोई यूट्यूब चैनल कहता है कि आप 600 में से मार्क्स भरिए, कोई यूट्यूब चैनल कहता है 500 में से टोटल में मार्क्स भरिए, तो बड़ा कंफ्यूजन है। आप क्लियर करिए कि कितने में से भरना है। तो मैंने क्लियर किया, क्या आपको 5 मेन सब्जेक्ट देखने होते हैं। यहाँ पे बच्चों सीबीएसई बोर्ड में बेस्ट 5 का रूल नहीं है, ये आईसीएसई बोर्ड में बेस्ट 5 का रूल है। ठीक है, आपको मेन 5 सब्जेक्ट के परसेंटेज भरने होते हैं, मेन 5 सब्जेक्ट्स के टोटल आपको भरने होते हैं 10th में भी और 12th में भी, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं। हाँ, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो बिल्कुल आप वहां पर बेस्ट 5 रूल लगता है, आप बेस्ट 5 रख सकते हैं। यहाँ पे जो छठा सब्जेक्ट है वो एडिशनल सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का पिछले साल यानी कि 2023 में, पेपर तो कई शिफ्ट में हुआ था, तो फिलहाल बहुत ढूंढने के बाद एक पेपर मेरे को मिला है जो कि लास्ट ईयर 26 में 2023 यानी 26 मई 2023 को ये एग्जाम हुआ था।
मैथमेटिक्स का पेपर मैं यहां पर लेकर आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम सेक्शन ए पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था क्या कि मैथ्स में और अप्लाइड मैथ में सेक्शन ए एक ऐसा पार्ट है जिसमें 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये 15 क्वेश्चन दोनों ही टाइप्स के मैथ्स के लिए, चाहे वो प्योर मैथ हो या अप्लाइड मैथ हो, ये कॉमन रहेगा, कंपलसरी रहेगा। इन 15 क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको कुछ छोड़ना है। ठीक है, हाँ, जब सेक्शन B1 हम करेंगे वहां पे 35 क्वेश्चन होंगे, वहां पे 25 करने पड़ेंगे। इसी तरह जो B2 होगा वो अप्लाइड मैथ के लिए होगा, वहां पे भी 35 में से 25 करने पड़ेंगे। लेकिन जो आज लेकर आए वो सेक्शन ए लेकर आया हूं, वो 15 क्वेश्चन है, वो दोनों टाइप के मैथ के लिए कंपलसरी पार्ट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने उठाया हुआ है, सेक्शन ए से ही शुरुआत करते हैं। पहले पेपर की कुछ गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिए, जो हम लोग ऑलरेडी हालांकि डिस्कस कर चुके हैं पेपर के बारे में, क्या पैटर्न है फिर भी देख लेते हैं एक बार। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो पेपर है ये कब हुआ था? 26 मई 2023 को ये पेपर हुआ था। ठीक है, सेक्शन इस पेपर में बोला गया है सेक्शन ए विल हैव 15 क्वेश्चन कवरिंग बोथ, दैट इज मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, व्हिच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, 15 क्वेश्चन सेक्शन ए में मिलेंगे। ये सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे आप मैथमेटिक्स लिए हो या अप्लाइड मैथ ऑप्ट कर रखे हो, दोनों के लिए कंपलसरी है। इस पेपर में आगे है सेक्शन B1 जिसमें 35 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, मैंने कल जैसा कि बताया था कि B1 जो है वो मैथ्स के लिए है, सेक्शन B1, और सेक्शन B2 जो है वो बच्चों अप्लाइड मैथ के लिए। लास्ट ईयर से इस ईयर में कुछ चीजों में चेंज भी हुआ है, वो भी आपको साथ ही साथ देखते रहना चाहिए। ये ना हो कि आप उस धोखे में आके उसी में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट ईयर B1 में अप्लाइड मैथ का पार्ट था, B2 में मैथमेटिक्स का पार्ट था। क्या? यस, पिछले साल जो CUET का पेपर हुआ था वहां पे सेक्शन B1 में अप्लाइड मैथ था और सेक्शन B2 में आपका मैथमेटिक्स था। ठीक है, इस बार सीन उल्टा रहेगा। कुछ बच्चे जो मैथ लेकर रखे थे उन्होंने B1 को ही अटेम्प्ट कर डाला, सोचा कि हमारी यही मैथ है, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स वहां पे कॉमन होते हैं अप्लाइड मैथ और मैथ में, तो इस वजह से वो मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा। इस बार जो B1 सेक्शन है वो मैथमेटिक्स के लिए है और B2 जो सेक्शन है वो अप्लाइड मैथ के लिए है। ये पिछले साल का पेपर है, इसलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है पेपर में कि जो सेक्शन B1 है उसमें 35 क्वेश्चन है और ये अप्लाइड मैथ का है। B1 इस बार मैथ का रहेगा, लेकिन लास्ट ईयर जो B1 सेक्शन था वो अप्लाइड मैथ का था। 35 क्वेश्चन थे, करना कितना था? 25 क्वेश्चन। तो सबसे पहला चेंज तो ये आया, सेक्शन B2 will have 35 क्वेश्चन प्योरली फ्रॉम मैथमेटिक्स, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड। 35 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में मिलेंगे, 25 करने होंगे। पिछली बार वो B2 में था। B1 B2 यहां पर इंटरचेंज्ड है। क्लियर हो गया? B1 और B2 सेक्शन इस साल जो आपको पेपर मिलेगा वहां पे इंटरचेंज है। आप जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे, ऑफिशियल सिलेबस जो प्रीवियस वीडियो के लिंक पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड करेंगे, वहां पे देखेंगे सिलेबस में भी क्लियरली मेंशन है कि B1 में मैथ है और B2 में अप्लाइड मैथ है। लास्ट ईयर B1 में अप्लाइड मैथ था और B2 में मैथ था। ठीक, तो ये गलती मत करिएगा, 35 में से 25 क्वेश्चन करने होंगे B1 या B2 सेक्शन में। ओके, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने सही किया क्वेश्चन तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि बच्चों सुनिए, है क्या, देखिए कितने नंबर का आपका पेपर होने वाला है? 200 नंबर का। हमने कहा आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन, करने होंगे 40, और एक क्वेश्चन बच्चों अगर 5 नंबर का तो उसका टोटल वेटेज कितना हो गया? 200। ठीक है, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, करने होंगे 40, टोटल वेटेज कितना हो जाएगा? 200। इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो उसके लिए कोई नंबर ना कटेगा ना मिलेगा। ठीक है, if all the options are found to be correct, the 5 marks will be awarded to all those who have attempted the question। मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया, उसके 5 आंसर सही निकल गए, या ऐसा क्वेश्चन ही मिल गया कि 5 आंसर सही है, या कभी कोई मिस्टेक्स हो जाती है। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, तो नंबर बेनिफिट उसी को मिलता है जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता है। हालांकि ऐसे रेयर चांसेस ही होते हैं ऐसा गलत मिले, पर बोला जा रहा है कि अगर किसी के सारे ऑप्शन सही हैं तो जिस बच्चे ने उसको अटेम्प्ट किया है, ABCD या A ही लगाया हुआ है, तो केवल उसी को उसके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी NTA जो बेनिफिट देती है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए होंगे उसी पर बेनिफिट आपको मिलेगा। इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट,
ऐसा भाई हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही हो, या हो सकता है कि चारों में से कोई भी ऑप्शन सही ना हो। जब चारों ऑप्शन सही होगा तो ये मिस्टेक हुई, तो जिस बच्चे ने कोई भी ऑप्शन, किसी एक ऑप्शन को टिक किया होगा, उसको पूरा 5 नंबर उस क्वेश्चन का मिलेगा। लेकिन अगर चारों में से कोई ऑप्शन ही सही ना नहीं हुआ, देन ऑल कैंडिडेट हैव अपीयर्ड विल बी गिवन 5 मार्क्स। डिफरेंस समझिए, अगर क्या डिफरेंस है, अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, चारों ऑप्शन सही निकले, ऐसा हो गया मान लो ए बी सी डी चार ऑप्शन है, चारों के चारों सही है, आपने किसी भी एक को टिक किया हुआ है तो, और है जबकि चारों सही, तो आपको 5 मार्क्स, उन्हीं कैंडिडेट को 5 मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। लेकिन अगर ए बी सी डी में से चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, सही वाला ऑप्शन बाई मिस्टेक मान लो आया ही नहीं पेपर में, तो जितने भी लोगों ने एग्जाम अपीयर किया है, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हों या ना किए हों, सभी को 5 नंबर मिलेगा। ठीक, लास्ट में लिखा हुआ है कि कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नॉट अलाउड, ये बार्ड आइटम्स आते हैं, आप सभी को पता ही है, तो इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। एक चीज और बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टाइम अलाउड 45 मिनट्स। तो 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करना मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात थी। इस साल इसको चेंज किया गया है, टाइमिंग अब आपको मिलेगी 60 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही रहेंगे, 50 में से 40 ही करने होंगे। लास्ट ईयर भी यही था, 50 में से 40 करने थे लेकिन 45 मिनट में, इस बार 50 में से 40 करने हैं 60 मिनट में, 1 घंटे में। ठीक है, ये दो चेंजेस है, एक B1 और B2 सेक्शन इंटरचेंज हुआ है। टाइम आपको जो मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए 45 मिनट मिलता था, वो इस बार 1 घंटे मिलेगा। आइए अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। सेक्शन ए, अगर कोई अप्लाइड मैथमेटिक्स का बच्चा जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो उसके लिए भी ये सेक्शन बेनिफिशियल रहने वाला है। ये 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले, 15 क्वेश्चन दोनों टाइप के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी रहने वाले। ठीक, तो देखिए, द एरिया इंक्लोज्ड बाय द इलिप्स, इलिप्स आपके सामने इक्वेशन लिखा हुआ है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, इधर 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखिए यहां पर अगर आपको 60 मिनट में 40 क्वेश्चन करना है, तो आपको बच्चों एक स्पीड भी बनानी पड़ेगी। अब आप 12th में तो पढ़ नहीं रहे हो कि आपको बाकायदा पूरा ग्राफ बनाना है, शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, लिमिट लगाना है, एरिया निकालना ना, जितनी ट्रिक हो सके उतनी ट्रिक जानो, जितना जल्दी से जल्दी आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाओ वो सबसे बढ़िया है। ओके, तो यहां पर एक तो तरीका जो आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है, तुरंत आप क्या करोगे, एक एलिप्स बनाओगे कुछ ऐसा। 11 की कोनिक सेक्शन आपको याद आएगी, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 9,0, क्योंकि ये ए की वैल्यू यहाँ पर 9 है। ओरिजिनल फॉर्म से जब आप कंपेयर करते हो ना, एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर ए बड़ा है बी से, इसलिए जो मेजर एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस होगी। तो यहाँ पे 0 to 9 हो जाएगा। हमें पूरे एलिप्स का चाहिए, कोई एक लाइन से इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है कि पर्टिकुलर कोई बाउंडेड एरिया चाहिए, जो पूरा एलिप्स ये चारों क्वाड्रेंट से पूरा शेडेड रीजन हमें पूरा चाहिए। अच्छी बात ये सिमेट्रिकल होता है, आप एक का निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पूरे इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। इंटीग्रल मेथड से करना है तो 0 to 9 तक इंटीग्रेट करिए, यहाँ पे dx लिखिए और यहां से y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालिए, इंटीग्रेट करिए, लिमिट लगाइए। आपको लगता नहीं ये बहुत ज्यादा समय ले लेगा? क्या ये 1 मिनट में हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए है कि या तो आपको ट्रिक पता हो, तरीका पता हो, फॉर्मूला पता हो, डायरेक्ट कर लो, नहीं तो फंसो, समय दो इसमें, और जैसे समय दोगे वो दूसरे का समय खाएगा, दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, इसको ओपन रख के आपको चलना पड़ेगा। तो सर क्या करें, आपने तो यही पढ़ाया है, सुनिए फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एलिप्स का एरिया होता है व्हाट, पाई ए बी। पूरे इलिप्स, इंक्लोज्ड इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी। तो पाई ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 6, 9 6 जा 54, तो आंसर इज 54 पाई। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बस अब बताइए, ये जो हमने मेथड किया, इसमें ज्यादा समय लगा कि इसके पहले वाले में ज्यादा समय लग रहा था? तुरंत हो गया पाई ए बी। तो याद क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, ट्रिक या फॉर्मूला, क्या, एरिया ऑफ एलिप्स। हालांकि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ एन एलिप्स दिस इज इक्वल्स टू पाई ए बी। ठीक है, ये आप याद करिए
और इसको लगाइए तुरंत, शायद पेन भी ना चलाना पड़े। उसी फॉर्म में दिया भी हुआ है, 9 लिखा हुआ है, ए की वैल्यू स्क्वायर 81 लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका क्या, एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल्स टू पाई ए बी, ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 6, तो आंसर आ जाएगा 54 पाई। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बी इज इक्वल टू के, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 मतलब 3 क्रॉस 3 की, हमें चाहिए और बोला जा रहा है b बराबर k और डिटर्मिनेंट ऑफ b बराबर x टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो x की वैल्यू क्या होगी। चलिए b की जगह पे रखिए k, ये है x डिटर्मिनेंट a। अब आपको ये प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट से कोई स्केलर बाहर आता है, जैसे k एक स्केलर ही तो है, ये बाहर आएगा बच्चों, तो ये k की पावर 3 बाहर आएगा क्या, अभी मैं समझा रहा हूं क्यों, आंसर पहले बता दूं क्योंकि कम से कम समय में आंसर चाहिए। जैसे कंपेयर करोगे तो x इक्वल्स टू के क्यूब आ जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, x इक्वल टू के क्यूब। प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ के एक स्केलर है, बाहर लाना है, तो के तो बाहर आ गया इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, लेकिन के की पावर वो होगी जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा, के की पावर वो होगी जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और देख लीजिए कैसे, देखिए एक एग्जांपल लेके देखिए। सपोज करिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है 2 3 4 5। मैंने किया क्या, इसके सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करने का मेरा मन कर रहा है, तो हो जाएगा 4 6 8 10। अब मैं कहूं इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, एक तरीका तो ये है कि आप सीधा सीधा 4 8 6 10 का डिटर्मिनेंट निकाल दो, या फिर आप देखो पहली रो या पहला कॉलम कोई भी ले लो, 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं, मतलब इसको आप 2 इंटू 2, इसको आप 2 इंटू 3, इधर 2 इंटू 4 और इधर 2 इंटू 5। पहली रो से 2 कॉमन मिल रहा है तो एक रो से एक 2 बाहर आ गया, दूसरी रो से भी 2 कॉमन मिल रहा है तो उसको भी बाहर ला दिए, अंदर क्या बचा 4 6 8 10। यानी इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं। अब 2 कहां से, ये पावर 2 जरा ध्यान से देखिए, ये पावर 2 क्या है, क्योंकि इस यहां पर इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2 है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन में जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर क्या था, 3 था। तो अगर कभी भी कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है किसी ए डिटर्मिनेंट में और उस के को आप बाहर निकालना चाहते हो, तो के की पावर में जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये आंसर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 4 3 कहां चला गया भैया, चलो लगता है क्वेश्चन नंबर 3 उड़ गया, हम बता देंगे इसको अपने अगले लेक्चर में, हो सकता है आगे हमें मिले, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 है, होना चाहिए यार वैसे तो। चलिए कोई नहीं, इसी को देखते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो सिंपल है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री चाहिए। पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है, तो क्या करते हैं हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म देते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर यहाँ पे है, तो बस इसी को पकड़े रहिए, इसकी जो पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी, तो डिग्री इसकी क्या है 2, तो तुरंत आंसर 2 पे टिक करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। डिग्री 2 है, ऑर्डर पूछा होता तो ऑर्डर भी क्या होता 2 होता। कैसे निकाला जाता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म होता है, d2y बाई dx सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म होता है उसकी जो पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, dy बाई dx प्लस x अपॉन y इक्वल्स टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें फैमिली ऑफ कर्व्स, ये डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है, जहां पे भी डिलीटेड पोर्शन का क्वेश्चन है वहां पे आप जरूर अच्छे से उसको समझिएगा क्योंकि आपने उसको 12th में नहीं पढ़ा है। फैमिली ऑफ कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन का ये टॉपिक है, बोला जा रहा है कि अगर ऐसा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप बताइए किस फैमिली ऑफ कर्व को ये बिलोंग करता है। dy बाई dx बराबर हम माइनस एक्स अपॉन y कर देते हैं, देखते हैं किस मेथड से सॉल्व होगा, क्या वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है, आई थिंक लग सकता है, ये हो जाएगा y dy इक्वल्स टू माइनस एक्स dx। तो आप करिए क्या, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, इसमें क्या सोचना है, वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में और प्लस का c,
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 2, सॉरी इक्वल टू सी। 2 को एलसीएम लेके उधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2c बोलो, सी बोलो, बात एक ही है। तो ये रिप्रेजेंट आया, ये कहीं दिया हुआ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 पे ये दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। और अगर पूछा जाता है कर्व का नाम पूछा हो जाता तो बिल्कुल आपको ये पता है, ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है ना, जिसका सेंटर ओरिजिन हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 दिया है, एक्स की वैल्यू कुछ मत करिए, इसको सीधा सीधा सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करिए, प्लस करने पर 2 आए, 3 आए, मल्टीप्लाई करने पर 2, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। एक ब्रैकेट में आया x माइनस 2, एक ब्रैकेट में आया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यू आई बच्चों 2 और दूसरी क्या आ गई 1, 1 2 कहीं पे है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में देख रहे हैं, आंसर क्या है 1 और 2। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ जिंट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और लिमिट है इसकी 0 टू 1.5। सबसे पहले बच्चों इसको आप ब्रेक करिए, लिमिट जो दिखा 0 से 1.5 तक, क्या ब्रेकेट x की वैल्यू वही रहती है क्या? आपको पता है जो जिंट ऑफ, सॉरी कुछ ज्यादा स्पीड यहां पे हो गई, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि यहां पर जैसे आपको ये सभी लोगों को पता होगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है बच्चों, ये लेस देन और इक्वल टू एक्स के इक्वल होता है। जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर होता है, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है उसी को लिया जाता है। तो 0 से 1 तक में कोई भी इंटीजर लोगे, मतलब 0 से 1 तक में x के बीच में कोई भी नंबर होगा, 0.5 हो, 0.5 हो, 0.999 हो, कुछ भी हो, इसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी ना, क्योंकि इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 0। ये तो सभी पता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो अपने से छोटा या बराबर का इंटीजर देता है। 1.9 से जस्ट छोटा इंटीजर 1 होगा। यहाँ पे अगर 2 होता तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, 2 ही होती थी। तो इसको ब्रेक करेंगे 0 से 1 पर, यहाँ पर ब्रैकेट जो x है वो क्या रहने वाला है 0, क्योंकि कुछ भी नंबर लेंगे आएगा 0। फिर प्लस 1 से 1.5 तक में कुछ भी नंबर लेंगे वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। कुछ भी नंबर लेंगे क्या आएगा 1 आएगा। आएगा कि नहीं भाई? आपने ले लिया 1.4, मैं पूछूं इसका जिंट क्या होगा तो आप कहोगे सर 1 होगा, क्योंकि 1.4 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है 1 है। तो पहले वाले टर्म की वैल्यू तो भैया हो गई 0, और दूसरे वाले का इंटीग्रल क्या हो गया x, लिमिट लगा दो तो 1.5 माइनस 1 आ गया 0.5, और 0.5 का मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। इफ मैट्रिक्स A ऑर्डर है, एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, देन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ए बी बी ए बोथ आर डिफाइंड। पहले तो देखिए ए बी पॉसिबल है, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल 3 और 3 ये सेम है। पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर सेम होता है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। यस, ए बी पॉसिबल है। जरा बी ए देखो, जब बी पहले होगा और ए बाद में होगा तब भी यहाँ पे देखो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम है, तो बी ए भी पॉसिबल है। ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड यहां पर भी है, ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड यहां पर भी है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बचा ए और फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन। ए बी बी ए बोथ डिफाइंड है, एक में बोल रहा दोनों इक्वल होगा, एक में बोल रहा दोनों इक्वल होगा। देखो ये दो मैट्रिक्स का ए बी और बी ए का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि दोनों की चारों एंट्रीज या वो जिस भी ऑर्डर की होगी, अगर जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो उनकी एंट्रीज सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं। मतलब ए बी और बी ए इक्वल है, इसका ये मतलब नहीं है कि ए और बी भी इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि
ए बी एंड बी आर डिफाइंड बट आर नॉट इक्वल। इन जनरल ऐसा जरूरी नहीं। चलिए भैया, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दिख रहा है। इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव। ओके, एक बॉक्स है, 100 बल्ब्स हैं, जिसमें 10 कैसे हैं, डिफेक्टिव हैं, यानी कि खराब है। तो सही कितने हैं, यानी नॉन डिफेक्टिव 90 है। ठीक है, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी को हम पी नाम दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10/100 यानी कि 1/10। नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/10 या 90/100, बात एक ही है। ये क्या आ जाएगा, 9/10। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ 5 बॉल्स नन इज डिफेक्टिव। जो 5 बल्ब उसमें से निकाले जा रहे हैं, 5 बल्ब निकाले जा रहे हैं, वो पांचों के पांचों बल्ब नॉन डिफेक्टिव है। तो यहां पे x को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह देखते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, हो सकता है जिन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना पढ़ा हो तो उनको ये ना समझ में आए, लेकिन फॉर्मूला ये जरूर आपने देखा होगा। NCR, ये 11th में भी फॉर्मूला मिलेगा मेरे ख्याल से। NCR Q to the power n minus r into P to the power r, ये फॉर्मूला होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। जहां पर r क्या है, जैसे यहां पर बोला जा रहा है ना, डिफेक्टिव बल्ब 10 डिफेक्टिव बल्ब है, तो r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफेक्टिव बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 5 है, क्योंकि 5 बॉल सैंपल स्पेस से निकाली जा रही है। r की वैल्यू 0 है, क्योंकि एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। जो पांचों में से, क्योंकि 5 जो बल्ब निकाले जा रहे हैं वो कैसे हैं, नन इज डिफेक्टिव, कोई भी बल्ब उसमें से डिफेक्टिव। n की जगह पे 5 रखिए, r की जगह पे 0, p और q की वैल्यू हमारे पास है। चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या आता है सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा p x = 0, मतलब कोई भी डिफेक्टिव ना हो, इक्वल टू 5c0। ओके, q का मतलब 9/10 था, 9/10 होल पावर 5 - 0 1/10 होल पावर 0, और यह 5c0 का मतलब 1, ये हो जाएगा 9/10 टू द होल पावर 5, किसी भी नंबर की पावर 0 1, तो फाइनली आंसर क्या आया, 9/10 टू द पावर 5। तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख रहे हो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बहुत लोगों को लग रहा होगा हाँ कर तो हम भी सकते हैं, बट यहाँ पे मैनेज आपको क्या करना है, टाइम। 1 घंटे में 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लगाना है। ठीक है, सोचो जो बच्चे ये वाला पेपर जिनको 45 मिनट में करना होगा तो कितना हेडेक रहता होगा। फिलहाल y की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/x + 1, जिसको हम x + 1 की होल पावर -1 लिख सकते हैं। हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले हम dy/dx निकालेंगे। क्या होता है, n x to the power n - 1 और x + 1 का फिर से करेंगे तो 1, तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया, -1x + 1 की पावर -2। इसको फिर से डेरिवेट करना है हमें, तो d2y/dx², -2 को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, x + 1 की होल पावर -3, और x + 1 का फिर से करेंगे तो 1। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, d2y/dx² = 2/x + 1 का होल क्यूब। x की वैल्यू रखनी क्या है, 2 रख दीजिए भैया, तो 2/2 + 1 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो 2/27 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द लिस्ट। ओके, दिमाग लगाना है, सॉल्व नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा, सॉल्व करने बैठोगे तो हो गया फिर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, आप जरा ध्यान से देखिए, fx है क्या आपका, पहले वाले ए ऑप्शन में -mod(x + 1) और +3। हमसे पूछा जा रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो जरा ध्यान से देखो, जो पहला टर्म है वो निगेटिव में है कि नहीं। आपको पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन बाहर कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो निगेटिव में आने वाला। ओवरऑल की बात करो, मॉड के बाहर की, तो वो नंबर हमेशा 3 में से क्या होगा, माइनस ही होता जाएगा। कभी भी कोई भी आंसर यहाँ पर 3 से बड़ा नहीं आएगा। तो मैक्सिमम क्या आ सकता है, 3। जब ये जीरो, जैसे x की वैल्यू -1 ले लो, -1 पर ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके अलावा
हमेशा ये 3 में से कम ही होता जाएगा, छोटी वैल्यू आती जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू अगर कोई आएगी तो 3 होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ? 4। एक आ गया ना, पहले देख लीजिए ए में 4 कहीं पे है, पहला वाला ऑप्शन है, तुरंत टिक मार दीजिए। हाँ, अगर ए में 4 और भी कहीं होता तो अब दूसरा भी चेक करते, तीसरा भी, समय तो बच गया ना मेरा। पहले वाले में दिख गया ए के कॉम्बिनेशन 4 के साथ बना हुआ। मिलाना हो मिला लीजिए, बी का सेकंड के साथ बना हुआ है, बी में मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, हमेशा कुछ भी आएगा आंसर प्लस में आएगा, 5 में वो बढ़ता चला जाएगा। बड़ी वैल्यू नहीं डिफाइंड है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 5। जब आप x की वैल्यू 1/2 रखोगे, पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 5। तो देखो बी का पेयर किसके साथ बना हुआ है? सेकंड के साथ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, सेम वही चीज यहां पर भी है, 6 में से घटता ही जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 6। बचा हुआ जो आएगा डी का ऑप्शन 3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके बोर्ड में है, ये डिलीटेड नहीं है। आपने पढ़ा होगा मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो उसी से रिलेटेड है। टॉसेस ऑफ 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को अगर 2 बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस सबसे पहले बना लिया करिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक, नंबर ऑफ हेड्स हमारे लिए रैंडम वेरिएबल का काम करेगा। एक्स मान लीजिए क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। ओके, तो 3 केसेस यहां पर बनेंगे। सीधा सीधा हम टेबल बनाते हैं एक्स और पी एक्स की, कुछ लोग इसको एक्स आई और पी एक्स आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल क्या क्या बनेगी वो देखिए। 0 का मतलब, जब x इक्वल टू 0 हमने लिया, इसका मतलब एक भी हेड ना हो। हमें चाहिए किस चीज का मीन? नंबर ऑफ हेड्स का। तो हमारे लिए नंबर ऑफ हेड्स क्या है? रैंडम वेरिएबल है। तो नंबर ऑफ हेड्स जब एक भी ना हो, यानी दोनों टेल हो, तो इस दोनों टेल केवल एक केस में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। जब x इक्वल्स टू 1, यानी नंबर ऑफ हेड एक हो, एक हेड यहां पर भी है, यहां पे भी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4। लास्ट दो के दोनों हेड हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दो के दोनों हेड हो, ये है 1/4। चेक कर लीजिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम बना रहा है कि नहीं? 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 बिल्कुल बना रहा है। अब बच्चों चाहिए क्या? हमें मीन चाहिए। इसका क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ xi इंटू पी एक्स आई, करस्पॉन्डिंग 0 इंटू 1/4, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करिए, ऐड करते जाइए। 1 इंटू 2/4 प्लस, यहां पे प्लस होगा, 0 इंटू 1/4, 1 इंटू 2/4 और प्लस 2 इंटू 1/4। ये तो 0 ही हो गया। 2/4 प्लस 2/4, 4/4, आंसर क्या आ गया? 1। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। fx दिया हुआ है 1/1 माइनस एक्स, इसको आप 1 माइनस एक्स की पावर -1 भी लिख सकते हो। तुरंत f डैश x निकाल लेते हैं, -1, 1 माइनस एक्स की पावर -2, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव फिर से करना होगा चेन रूल से, क्या आएगा? -1। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा, ये -1, ये -1 प्लस हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारे पास देखिए आया क्या? f डैश x आया 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, डोमेन क्या दिया हुआ है? x ग्रेटर देन 1, यानी x मस्ट बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। आप कोई भी वैल्यू, नेचुरल ही हो, जरूरी नहीं है, डेसिमल भी ले सकते हो, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लो। जैसे जैसे बड़ी वैल्यू लोगे तो आपको f डैश x की वैल्यू छोटी मिलती जाएगी, x की वैल्यू बढ़ाने पर इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। देख लो, चाहे आप 3 लोगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 -2 और -2 का स्क्वायर प्लस का 4, यानी आएगा 1/4। आप अगर 4 लेते हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 एंड 3 आ जाएगा 1/9। कहने का मतलब जब डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन घटता जा रहा है। f डैश x की वैल्यू क्या होती जा रही है? डिक्रीज हो जाएगी। x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो f डैश x की वैल्यू क्या हो रही है? कम होती है। आप यहां से भी चेक कर सकते थे। तो क्लियरली ये जो फंक्शन होगा, ये कैसा बच्चों फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, व्हेनेवर x ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो बोला जा रहा है यहाँ पे भी हमें ex का मतलब मीन होता है, आपने पढ़ा होगा। ex एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल भी बोलते हैं। तो इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर में है और 30% अपोज कर रहे हैं। अ मेंबर a इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इक्वल्स टू 0। कुल मिला के हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहानी दे दी गई है। ये x है, ये px है।
x इक्वल्स टू 0 हमें लेना है। इफ ही अपोज कितने परसेंट कर रहे हैं बच्चों? 30%। इसकी प्रोबेबिलिटी 30/100 एंड x इक्वल्स टू 1 इफ ही इज इन फेवर, तो 70% इसके फेवर में है, यानी 70/100। ओके, तो हमें चाहिए क्या? ex का मतलब वही है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में इससे पहले निकाला था, मीन, यानी समेशन ऑफ xi pxi। तो ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू 30/100 प्लस 1 इंटू 70/100। पहला टर्म खत्म, बचा क्या? 70/100। 10 से 10 कैंसिल, 7/10 क्या किसी ऑप्शन में है 7/10? बिल्कुल पहले ऑप्शन में है, तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन क्या आगे है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर बताऊंगा। फिलहाल ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, सेक्शन ए का 14 क्वेश्चन है, ये मैंने 15 से पता नहीं एक क्वेश्चन कहां चला गया। तो एलपीपी का ये क्वेश्चन है, द सोल्यूशन ऑफ एलपीपी विच बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, जो पॉइंट्स दिया हुआ है 0 0 10 0 0 20 10,15। जेड को मैक्सिमाइज करना है और जेड हमारा है 2x प्लस 3y। यानी आप ऐसे समझिए हमारे लिए कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ 0,0 पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। 10,0 रखने पर जेड की वैल्यू आएगी 20, 0,20 रखने पर इसकी वैल्यू आएगी 60, 10,15 रखने पर 2 10 जा 20 प्लस 15 3 जा 45, ये आएगा 65। सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिल रही है 65 10,15 पर। कहीं है 65? बिल्कुल ये है 10,15 पर जेड हमारा मैक्सिमम है और उसकी वैल्यू क्या है? 65। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बच्चों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप देख रहे होगे ये ओवरऑल बच्चों क्या था? सेक्शन ए। 14 क्वेश्चन, एक मिसिंग है, अगले लेक्चर में मैं उसको करा दूंगा। ठीक है, तो सेक्शन ए आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपको लगा होगा कि यस वी कैन डू इट। बिल्कुल बच्चों, आप इसको कर सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपके आउट ऑफ द बॉक्स से है, आप नहीं कर सकते। अब 10 क्वेश्चन आपको अगले 25 में से 35 में से 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो वहां पे एक फ्रीडम भी मिल जाएगा। यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, क्योंकि अप्लाइड मैथ दोनों के लिए है। तो ये कंपैरेटिवली वहां से थोड़ा सा सिंपल ही आपको मिलने वाला है। ये 15 क्वेश्चन जितने कम से कम समय में इसको करिए वो सबसे ज्यादा बेटर है। मैं तो यही कहूंगा, आपको 60 मिनट इस बार 60 मिनट मिल रहे हैं, तो आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि 20 to 25 मिनट्स में, हालांकि स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करोगे तो 25 मिनट लग सकता है, लेकिन आप पूरी कोशिश करो मैक्सिमम 20 मिनट में इस 15 क्वेश्चन को करने की। ठीक है, 20 मिनट में कितने? 15 क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। किसी का और पहले हो जाए वो और बेटर है, प्राउड मत फील करना। ठीक है, प्राउड फील करने लगो, बच्चे तो 12 मिनट में भी कर लेते हैं, अब तकलीफ हो गई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको जितने भी, मैं एक ऑर्डिनरी टाइम बता रहा हूं कि 20 मिनट में सेक्शन ए आपको कंप्लीट करना है एग्जाम में, मैक्सिमम, मिनिमम ना मान लेना, मैक्सिमम है। और इससे कम लग जाए समय तो बहुत बढ़िया बात है, जो समय बचेगा वो हमको थोड़ी दोगे, वो तो आप अपने पेपर में अगले सेक्शन B1 में इस्तेमाल करोगे ना। तो क्वेश्चन आपने देखा बच्चों, क्वेश्चन सिंपल होते हैं। आपको यहाँ पे सीखना क्या है? ट्रिक सीखना है कि कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। भाड़ में गए सारे प्रोसीजर, भाड़ में गए सारे रूल, ट्रिक सीखिए, कम से कम समय में क्वेश्चन को करिए। ठीक है, जो दिक्कत हो बिल्कुल उसको शेयर करिए, हम लोगों से पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो आगे के पार्ट है B1 सेक्शन उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।